एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। शीतल खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुन रही थी। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई उसने झुका हुआ सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। अपने हाथ आहिस्तगी से मेरे हाथों से छुड़ाकर उसने प्रणाम के अंदाज में बांधे और गुलूगीर आवाज में बोली, साहब आप मेहमान हैं, मुझे कोई अधिकार नहीं था कि आपकी जात पर इतने घटिया इल्जामात धरती, लेकिन मुझे समझ ही कुछ न आई और मैं वो कुछ बोल गई जो मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं क्षमा। मैंने कता कलामी करते हुए उसके होंठों पर हाथ रख दिए। प्लीज शीतल, मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, बस तुम रो मत और जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ। समझो हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। वो आंसू साफ करते हुए दुखी लहजे में बोली, वैसे मैं आप पर बोझ बन गई हूँ ना। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आवाज़ बुलंद बोला, आ जाओ। दरवाजा खोलकर एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और खामोशी से खाने के बर्तन समेट कर बाहर निकल गया। मुलाजिम के कमरे से निकलते ही मैं बोला, आप मुझ पर बिल्कुल बोझ नहीं हैं, लेकिन आखिर कब तक हम इकट्ठे रह सकते हैं। इंडिया से जल्द से जल्द बाहर निकलना मेरी मजबूरी है। इसमें जितनी देर होती जाएगी मेरी परेशानियों में इजाफा होता जाएगा। तुम्हारा साथ कितना ही प्यारा और सुहाना सही है तो आरजी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल बिछड़ने से बेहतर है कि हम आज ही अलहदा हो जाएं। और दूसरी बात, मैं एक लहजे के लिए रुका और फिर गोया हुआ। इंडिया से निकलने के लिए मुझे 2 नंबर यानी गुंडा टाइप लोगों से रवाबित कायम करने पड़ेंगे और तुम्हारी शक्ल सूरत ऐसी है कि वो मुझे इंडिया से बाहर भेजने की बजाय दुनिया से ही निकालने पर तैयार हो जाएंगे। वो बोली, ये रवाबित आपने बम्बई जाकर बढ़ाने हैं, वहाँ तक तो आपके साथ जा सकती हूँ ना। उसने बात अधूरी छोड़कर जख्मी नजरों से मुझे देखा और सर झुका लिया। मैंने कहा, शीतल तुम्हें एक से बढ़कर एक अच्छा, हैंडसम, तुम्हारा हम मजहब और प्यार करने वाला रिश्ता मिल सकता है। वो जैसे फट पड़ी, पर मुझे तो उमर जान चाहिए ना। मैंने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा और अपने सर को नफी में हिलाते हुए आहिस्ता से बोला, नामुमकिन। वो चीख पड़ी, नामुमकिन क्यों? मैं अपना धर्म बदल लूंगी। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। वो हठ धर्मी से बोली, तुम्हारे मजहब में एक से ज्यादा बीवियां रखने की इजाजत है। मैं जिद होते हुए बोला, शीतल पागल मत बनो, हमारे यहाँ शादियाँ इस तरह नहीं होती। एक तुम्हें अपना कर मुझे अपनी सारी बरादरी से अलहदा होना पड़ेगा। मेरी बीवी मेरे चचा की बेटी है, चचा भी ऐसा जिसने हमें बाप बनकर पाला है। उनकी मर्जी के बगैर मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ? वो बोली, तुम मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को राजी कर लूंगी। मैं दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए बोला, शीतल प्लीज। वो गोया मुझ पर तरस खाते हुए बोली, अच्छा मुझे एक वचन दो। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, बम्बई तक मुझे साथ ले जाओ, उसके बाद आपकी मर्जी, चाहे मुझे साथ ले जाना चाहे। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मुझे पता था कि वो बम्बई तक मुझे अपने हक में हमवार करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे बताए बगैर मैं उसे ठाकुर के पास छोड़ने का फैसला पहले से कर चुका था। उस वक्त वादा करने से बाद में मुझे वादा खिलाफ बनना पड़ता, इसलिए मैं डिप्लोमेटिक अंदाज में बोला, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वहां तक साथ ले जाऊं। वो जिद्दी लहजे में बोली, कोशिश नहीं, पक्का वचन दो। मेरा जवाब नफी में था, नहीं, पक्का वादा नहीं कर सकता। हो सकता है हालात हमें बम्बई से पहले जुदा कर दें। वो बोली, मगर तुम जानबूझकर। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी बात अधूरी रह गई। मैं दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, आ जाओ। दरवाजा खोलकर ठाकुर की बीवी और तीनों बच्चे अंदर दाखिल हुए। सबसे छोटी नजर आने वाली बच्ची ने हाथों में ट्रे उठाई हुई थी जिसके अंदर चाय के बर्तन रखे हुए थे। हम उन्हें देखकर एहतरामन खड़े हो गए। ठाकुराइन हमारे करीब आकर हमारे सरों पर हाथ रखते हुए बोली, बैठो बच्चों। असल में इनके बापू को थाने गए हुए काफी देर हो गई है, खबर नहीं किस टाइम लौटेंगे। वो कह रहे थे आप लोगों ने कल चले जाना है। मैंने सोचा थोड़ी गपशप कर लें और चाय भी पी लें। मैं पुरखुलूस लहजे में बोला, मेहरबानी आंटी। ठाकुराइन गुलूगीर होते हुए बोली, मेहरबानी तो आप लोगों ने की है पुत्र। मैंने ऐसे मौकों पर कहा जाने वाला फिक्रा दोहरा दिया, ये तो हमारा फर्ज था आंटी। ठाकुर चचा की जगह कोई और भी होता तब भी हम यही करते। उसी वक्त ठाकुर की छोटी बच्ची ने हमें चाय के कप पकड़ा दिए। ठाकुर का बेटा तकरीबन मेरा हम उम्र था। वो चोर नजरों से बार बार शीतल की तरफ देख रहा था। वो कमबख्त थी ही इतनी खूबसूरत और पुरकशिश कि उसको देखकर मर्दों की मत मारी जाती थी।
वो बोला, भैया आप लोग चंद दिन के लिए रुक नहीं सकते। ठाकुर का बेटा मुखातिब मुझसे था, मगर उसकी नजरें हनूज शीतल के पुरकशिश चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मेरा सर नफी में हिला। सॉरी, हम चाहने के बावजूद नहीं रुक सकते। आज भी हम ठाकुर चचा के इसरार पर रुक गए थे, वरना निकल गए होते। ठाकुराइन मुस्तफसिर हुई, ऐसी भी क्या तेजी है पुत्र। मैंने कहा, बस आंटी, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। ठाकुर की बड़ी बेटी शोखी से बोली, अच्छा छोड़ें भैया इन मजबूरियों को, ये बताएं आपने इतनी खूबसूरत दुल्हन कहाँ से ढूंढी। उसके रिमार्क्स पर शीतल का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। ठाकुर की दूसरी बेटी बोली, हाँ भैया हमें भी बताओ, हमने भी अपने प्रकाश भैया के लिए ऐसी ही दुल्हन ढूंढनी है। मैं मजाहिया अंदाज में बोला, अगर इतनी ही पसंद आ गई है तो यही रख लो, और तमाम कहकहा लगाकर हंस पड़े, जबकि शीतल गुस्सीले अंदाज में मुझे घूरने लगी। प्रकाश शीतल के गुस्सीले अंदाज पर चोट करता हुआ बोला, इतना भी क्या गुस्सा भाभी जान, भैया कौन सा तुम्हें सचमुच मेरे हवाले करने लगे हैं। ठाकुराइन जल्दी से बोली, नाना पुत्र ऐसा नहीं कहते। प्रकाश ने वजाहत की, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। शीतल जो प्रकाश की बात पर तिलमिला रही थी, बदला लेते हुए बोली, क्यों, तुम्हारा मेरा इस किस्म का मजाक है? मुझे पता चल गया कि बातचीत मजाक के जुमरे से निकलकर लड़ाई की तरफ जाने वाली है, इसलिए प्रकाश के बोलने से पहले मैं ठाकुर की बेटियों से मुखातिब हुआ, आप दोनों में से ललिता कौन सी है और कामिनी कौन सी? ठाकुर की छोटी बेटी जल्दी से बोली, मैं कामिनी हूँ भैया। बड़े वाली मुझे गहरी नजरों से देखते हुए आहिस्ता से बोली, और मैं ललिता। ठाकुर की दोनों बेटियां मां पर गई थीं। हल्की सांवली रंगत, लंबा कद, मोटी मोटी स्याह आंखें, मुनासिब जिस्म, किसी भी मर्द को आसानी से अपना असीर कर सकती थीं। लेकिन शीतल के सामने उनकी जाज़बियत बिल्कुल उसी तरह मांद पड़ गई थी जिस तरह सूरज के सामने चिराग। ललिता ने कहा, हम दोनों पढ़ती हैं। मैं मुस्तफसिर हुआ, यहाँ पर स्कूल है? वो बोली, नहीं, हम घर पर ही पढ़ती हैं और हर साल इम्तिहान देने के लिए चंद रोज के लिए शांति नगर अपनी मौसी के घर चली जाती हैं। मैं प्रकाश से मुखातिब हुआ, और आप? वो बोला, मैं इस साल कॉलेज से फारिग हुआ हूँ और अभी दिल्ली जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। हम अभी इसी गुफ्तगू में मसरूफ थे कि ठाकुर रंजीत सिंह कमरे में दाखिल हुए। वो मेरे साथ बैठता हुआ बोला, क्षमा चाहता हूँ बच्चों, मुझे जरा देर हो गई। मैं मुस्तफसिर हुआ, क्या आप लोगों ने बलवंत और उसके साथियों की लाशें भी उठवाई हैं? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं पुत्र, उनकी लाशें डाकू ले गए थे और धर्मू और गोविंद की लाशों के साथ थानेदार साहब के लिए चिट्ठी छोड़ गए थे कि आज रात शांति नगर में अकबर खान थानेदार से अपने साथियों की मौत का बदला लिया जाएगा। चिट्ठी भेजने वाला बलवंत का भाई आनंद है, जो बलवंत की मौत के बाद इस गिरोह का सरदार बन गया है। मैंने पूछा, इस बारे में अकबर खान ने कुछ कहा है? रंजीत सिंह जवाबन बोला, वो तो मौके पर नहीं पहुंचा था, अलबत्ता चिट्ठी उसके पास पहुंचा दी गई है और एहतियात के तौर पर उसने रामपुरा चौकी से इजाफी नफरी मंगवा ली है। मैंने कहा, आपने उन्हें मेरे बारे में तो नहीं बताया? वो बोला, बताया था, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। अलबत्ता आपकी बजाय मैंने 3 जवानों का जिक्र किया था जो दिल्ली से शिकार के सिलसिले में जंगल में आए थे और मेरी सहायता करके चले गए। मैं इत्मीनान से बोला, चलो ये भी अच्छा है। कामनी मुझसे मुखातिब हुई, भैया आप पुलिस से क्यों छुपना चाहते हैं? डाकुओं को मारकर आपने कोई गलत काम तो नहीं किया कि पुलिस से छुपते फिरें? मैंने कहा, गुड़िया मैं खुद पुलिस को मतलूब हूँ, वो बजाय इनाम देने के मुझे हवालात में बंद करने में दिलचस्पी लेंगे। प्रकाश मुस्तफसिर हुआ, आप किस सिलसिले में पुलिस को मतलूब हैं? मैंने गोलमोल जवाब दिया, बस भाई, घरेलू परेशानियां इंसान को मुजरिम बनने पर मजबूर कर देती हैं। उस वक्त एक मुलाजिम दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुआ और बोला, ठाकुर जी खाना तैयार है, इधर ही ले आऊं या नीचे कमरे में लगा दूं? ठाकुर जवाबन बोला, हम नीचे ही आ रहे हैं, और नौकर सर हिलाता हुआ चला गया। मैंने कहा, ठाकुर चचा हमने तो अभी खाना खाया है। ललिता जल्दी से बोली, अभी किधर खाया है? आप लोगों ने 5 बजे खाना खाया था और अब 9 बजने वाले हैं। मैंने घड़ी देखी, वाकई टाइम गुजरने का पता नहीं चला था। कमरे में लगी ट्यूबलाइट ने हमें अंधेरे का एहसास नहीं होने दिया था। ठाकुर रंजीत सिंह ने मशवरा दिया, कोई बात नहीं पुत्र, खाना बाद में खा लेंगे, अभी गपशप करते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं अंकल, अभी चले, हम आप लोगों के साथ टाइम मिला लेंगे, क्योंकि हम रात भी आराम नहीं कर सके थे और सुबह सवेरे यहाँ से निकलने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ी सी नींद ले लें। प्रकाश जुमानी लहजे में बोला, वाकई नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैं नीचे उतरने के लिए खड़ा हुआ और मेरे साथ बाकी तमाम भी खड़े हो गए। खाने का कमरा किचन के साथ नजदीक ही था, दरमियान में सिर्फ बरामदा पड़ता था। शीतल ने मेरे साथ कुर्सी संभाल ली थी। खाने के दौरान रंजीत सिंह ने लताइफ का पटारा खोले
ले रखा। खाने के बाद मुलाजिम ने चाय के बर्तन लाकर रखे तो मैं उठ खड़ा हुआ और ठाकुर से कहा, ठाकुर चचा मैंने चाय नहीं पीनी, जब तक ये चाय पीते हैं हम दोनों चहलकदमी कर लें, इस बहाने मैं हवेली भी देख लूंगा। वो जल्दी से उठते हुए बोले, हाँ हाँ चलो पुत्र। शीतल ने कुछ कहना चाहा मगर फिर कुछ सोच कर खामोश हो गई और हम दोनों उन्हें डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलते ही मैं आहिस्ता से बोला, ठाकुर चचा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो इत्मीनान से बोला, मुझे पता है। मैंने पूछा, क्या पता है? वो बोला, यही कि आपने मुझसे एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए चहलकदमी और हवेली देखने के बहाने मुझे अलहदा ले आए हो। उसका इत्मीनान बरकरार था। मैं सस्पेंस पैदा करता हुआ बोला, ठाकुर चाचा अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ। ठाकुर ने मेरी बात काटते हुए कहा, उसके बाद आप कहोगे कि मेरा नाम उमर जान है और फिर कहोगे कि मैं भारतीय सरकार को मतलूब हूँ और मेरे मुताल्लिक जानकारी देने वाले को 1 लाख इनाम दिया जाएगा और ये कि शीतल मेरी बीवी नहीं है। और मैं ठाकुर की बात सुनकर हकीकतन उछल पड़ा और कता कलामी करते हुए बोला, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे थे? वो बोला, पुत्र आप न सिर्फ मेरे लिए मसीहा साबित हुए बल्कि आपके कारण मुझे अपने दुश्मन से भी छुटकारा मिला और मैं नहीं चाहता कि आपके सामने हकीकत आश्कार करके आपको शर्मिंदा करूं। मैं हल्के से हंसकर बोला, पर अभी तो आपने सब कुछ बता दिया है। वो जवाबन बोला, अभी आप खुद मुझे यही बताना चाह रहे थे। मैं मुस्तफसिर हुआ कि आपके तमाम घर वालों को मेरे बारे में पता चल चुका है। उसका जवाब नफी में था। बोला, नहीं सिर्फ मुझे ही ये हकीकत मालूम हुई है। मैंने कहा, आपने गालिबन मेरे मुताल्लिक अखबार में पढ़ा है। उसने इस बात में सर हिला दिया, सही कहा। मैंने कहा, बहरहाल अखबार वालों ने भी सब कुछ सच नहीं लिखा। मैं ना तो जासूस हूँ और ना ही तखरीबकार। घरेलू मजबूरियों के बायस मैं अपनी फौज से भगोड़ा हुआ और रास्ता भूलकर इंडिया में आ निकला। उन्होंने पकड़कर जासूस, तखरीबकार और पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहा। मजबूरन मुझे उनकी कैद से भागना पड़ा और अभी तक भाग रहा हूँ। ठाकुर गहरी सांस लेता हुआ बोला, मुझे पता है पुत्र, चेहरा बताता है कि आप किसी शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। यूं भी दहशतगर्द किसी की इस तरह सहायता नहीं करता जिस तरह आपने मेरी सहायता की है। मैं जल्दी से बोला, छोड़े अंकल इस जिक्र को, आप मुझे बंबई जाने का शॉर्ट रास्ता बताएं। और उसने फौरन पूछा, और क्या? मैंने अपनी बात की वजाहत की और ये कि शीतल को खैरियत से दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। वो इत्मीनान से बोला, ठीक है पुत्र, परंतु आप यहाँ से किस टाइम निकलेंगे? मैंने कहा, तकरीबन रात के 3:30 के करीब। वो बोले, अगर आप बाय रोड जाओ तो जयपुर से बंबई तक डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी और रास्ता लंबा होने के बावजूद जल्दी बंबई पहुंच जाओगे। इसके बरक्स अगर आगरा और जयपुर के दरमियान से होते हुए जुनूब मगरिब की समत इख्तियार करो तो रास्ता सड़क की निस्बत निस्फ पड़ेगा, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि उस रास्ते पर आपको लोकल ट्रैफिक बहुत मिलेगी। अलबत्ता खतरा उस समत में ना होने के बराबर होगा। बाकी मुख्तसर रास्ते के बारे में नक्शा बना लेता हूँ। 3 बजे यहाँ से रुखसत होते वक्त मुझसे ले जाना। उस वक्त तक हम हवेली के पिछवाड़े में घोड़ों के अस्तबल के करीब पहुंच चुके थे। अस्तबल के अंदर 3 घोड़े डाकुओं के और उनके साथ 2 ठाकुर के जाती घोड़े खड़े थे। जंगल में बलवंत के हाथों 2 मुलाजिमों के साथ ठाकुर के 3 घोड़े भी मारे गए थे। घोड़ों के बदले घोड़े तो मिल गए लेकिन जानी नुकसान का अजाला नामुमकिन था। ठाकुर ने पूछा, कौन सा घोड़ा आपके लिए तैयार करवा दूं? मैंने कहा, डाकुओं के घोड़े के अलावा कोई सा भी तैयार करवा देना। वो बोला, और कोई खास चीज जो आपकी जरूरत हो? मेरा जवाब नफी में था, नहीं फिलहाल नहीं, अगर कोई हुई तो 3 बजे बता दूंगा और अब वापस चलें ताकि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। ठाकुर ने सर हिलाकर मेरी तायद की और हम वापस चल पड़े। ठाकुर कमरे के दरवाजे तक मेरे साथ आया और फिर वापस चला गया। शीतल बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। बोली, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। उसका अंदाज हूबहू शक्की मिजाज मोहब्बत करने वाली बीवी का सा था। मैंने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, बस जरा हवेली का जायजा ले रहा था। वो बोली, अगर हवेली देखनी थी तो दिन को निकलते, ये कौन सा टाइम है हवेली देखने का? लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कंबल और तकिया उठाकर कमरे के कोने में अपने लेटने के लिए जगह बनाने लगा। वो हैरानी से बोली, क्या कर रहे हो? मैं कोट उतार कर कुर्सी पर रखते हुए बोला, सोने के लिए जगह बना रहा हूँ। वो बोली, तो इतना बड़ा बेड किसके लिए है? मैं जवाबन बोला, आप है ना बेड पर? बोली, क्यों? आपको डॉक्टर ने बेड पर सोने से मना किया है या मुझसे डर रहे हो? मैं संजीदगी से बोला, बकवास करने की जरूरत नहीं, खामोशी से लेट जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह सवेरे निकलना है। वो मसहरी से उतरते हुए बोली, अच्छा फिर आप ऊपर आ जाएं, मैं नीचे सो जाऊंगी। मैंने सख्त लहजे में बोला, चुपचाप लेट जाओ, हर बात में अपना कहा मत मनवाया करो। अगर दोबारा जिद की तो फिर तुम्हारी मेरी राहें बंबई से पहले जुदा हो जाएंगी। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोली, राहें जुदा हो जाएंगी, तुम ऐसा करके देखो। और मुझे क्या, लेटे रहो फर्श पर। मैं तो इज्जत दे रही थी कि चलो थोड़ा आराम कर लोगे, तुम जाने क्या समझ बैठे। ये कहकर वो धम से चारपाई पर बैठ गई और कंबल ओढ़ कर लेट गई। मैंने भी जेरे लब मुस्कुराते हुए कंबल ओढ़ा और फर्श पर बिछे कारपेट पर लेट गया। अगर मैं ये अंदाज ना अपनाता तो उसने लाजमन मेरे साथ सोने की जिद करनी थी। मैंने तमाम सोचों को
को जहन से निकालकर अपने दिमाग को एक नुक्ते पर मुर्तकिज किया। थोड़ी देर बाद ही मैं नींद की मेहरबान आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज से खुली। मैंने चेहरे से कंबल हटाया तो मुझे ठाकुर नजर आया, जो 0 पावर के बल्ब की रोशनी में मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका इरादा मुझे जगाने का था। मेरी पहचान उसने लाजिमन मेरी कामत से की थी। उसे देखकर मैं जल्दी से उठ बैठा। वो मुझे उठते देखकर खामोशी से पीछे मुड़कर चला गया। मैंने अलमारी से मशीन गन निकालकर कंधे से लटकाई और उसके ऊपर जैकेट पहनकर जाने के लिए तैयार हो गया। शीतल मुंह सर लपेटकर नींद की गहरी वादियों में डूबी हुई थी। उस पर एक अलविदाई नजर डालकर मैं बाहर आ गया। ठाकुर सीढ़ियों के नीचे मेरा मुंतजिर था। मैं सरगोशी में मुस्तफसिर हुआ। ठाकुर चाचा, तैयारियां मुकम्मल हैं? उसने कहा, हाँ पुत्र, घोड़ा तैयार है। उसके साथ 2-3 दिन का खुश्क राशन, कपड़ों का फालतू जोड़ा और थोड़ी सी रकम एक थैले में डालकर जीन के साथ लटका दी है। मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ। रकम? मगर किस लिए? वो बोला, पुत्र परदेश में हो और मेरे पास वाहे गुरु का दिया बहुत कुछ है। हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए। उस वक्त किधर से मांगते फिरोगे? और मैं कुछ सोचकर खामोश रहा। घोड़े की रस्सी थामकर मैंने ठाकुर रंजीत सिंह से मुआनिका किया और कहा, चाचा दुआओं में याद रखना और शीतल को आज ही कोशिश करके उसके वालिद के पास पहुंचा देना और मेरी तरफ से उससे बहुत बहुत माजरत कर लेना। उसे कहना मैं मजबूर था। अगर जिंदगी ने वफा की और मेरे घर के हालात ठीक हो गए तो मैं लामहाला उसे मिलने के लिए आऊंगा। आखिरी फिक्रा मैंने यूं ही शीतल की तसल्ली के लिए ठाकुर से बोल दिया था, वरना मुझे मालूम था कि मेरा दोबारा इंडिया आना उतना ही मुश्किल था जितना उस वक्त वहां से निकलना मुश्किल बना हुआ था। ठाकुर से मिलने के बाद मैंने रिकाब में पांव डाला। मेरा इरादा उसी जगह ठाकुर से अलविदा होने का था, लेकिन इससे पहले कि मैं घोड़े पर सवार हो पाता, ठक की आवाज सुनाई थी। ये आवाज अस्तबल से मुत्तसिल दीवार के सिरे की तरफ से आई थी। मेरी छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजाने लगी और मैं चौकन्ना हो गया। ठाकुर हरासा हो गया था। मेरा ख्याल है डाकू हैं। मैं होंठ भींचते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। आप जरा बरामदे की आड़ में हो जाएं। मैंने घोड़े को अस्तबल के दरवाजे के अंदर करके थपकी दी और मशीन गन की स्लिंग का हुक खोलकर हाथ में पकड़ ली। ठाकुर जल्दी से बरामदे की आड़ में हो गया। उस वक्त दीवार के सिरे पर एक सर नमूदार हुआ और फिर दाएं बाएं सुनगुन लेकर आने वाला दीवार के ऊपर लंबा लेटकर बाहर मौजूद अपने साथियों से कोई बात करने लगा। रफ्ता रफ्ता वो ऊपर आते गए। जब उनकी तादाद दीवार पर 5 के करीब हुई तो उनमें से 3 दीवार से लटक कर नीचे कूद गए, जबकि 2 उनकी हरकत को कवर मुहैया करने लगे। मेरे एक्शन में आने के लिए वही टाइम मुनासिब था, वरना उसके बाद वो हवेली में फैलकर पोजीशनें पकड़ लेते और उनका मुकाबला करना निस्बतन मुश्किल हो जाता। मशीन गन के सेफ्टी लीवर को सिंगल शॉट पर करते हुए मैंने कॉकिंग हैंडल खींचा और अगले ही लम्हे मैंने ट्रिगर दबा दिया। गन ने 2 राउंड उगले और दीवार पर लेटे दोनों अफराद चीखते हुए बाहर जा गिरे। दीवार से नीचे कूदने वाले अपने हथियार संभाल कर आड़ की तलाश में भागे, मगर उनका ये भागना रायगां गया। मशीन गन की नाल से निकलने वाली बेरहम गोलियां उन्हें रास्ते में ही चाट गई थी। मेरे लिए उस जगह रुककर डाकुओं का मुकाबला करने में ये कबाहत थी कि हवेली की दूसरी दीवारें मेरी नजरों से ओझल थी। उस वक्त मेरे लिए सबसे बेहतर जगह 2 मंजिला इमारत की छत थी, जिससे मैं इर्द गिर्द के तमाम इलाके पर नजर रख सकता था। हवेली के अंदर घुसने वाले तीनों बंदों के गिरते ही मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। अचानक फजा धमाके की आवाज से गूंज उठी। मैंने अपने आप को सीने के बल जमीन पर गिरा लिया। गोली चलाने वाले का टारगेट मैं ही था, मगर मेरी खुशकिस्मती के जिगजैग के अंदाज में दौड़ने की वजह से वो मेरा सही निशाना न ले सका। जमीन पर गिरते ही मैंने 2-3 करवटें ली और अपना रुख फायर करने वाले की समत कर लिया। वो 4 दीवारी की मशरकी दीवार पर अपनी टांगें दाएं बाएं लटकाए बैठा मुझे निशाना बनाने की फिक्र में था। उसकी जानिब से तीसरा फायर होने से पहले मेरी मशीन गन गरजी। मैंने मुसलसल 3 मरतबा ट्रिगर दबाया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक आखिरी दोनों गोलियां निशाने पर लगीं और वो चीख मार कर बाहर की जानिब गिरा। मैं बरामदे की समत दौड़ा। बरामदे में दाखिल होते ही मैं जुनूबी और मगरबी समत में आने वाली गोलियों से महफूज हो गया था। ठाकुर हाथ में राइफल पकड़े मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बरामदे के सुतून के साथ बैठकर मैंने हवेली के सहन में झांका। उस वक्त राइफल के 3-4 फायर हुए और हवेली के सहन को रोशन करने वाले तीनों बल्ब टूटकर किरचियों में बदल गए। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, मगर चंद लम्हों बाद 17-18 तारीख के चांद की रोशनी में इर्द गिर्द के मनाजिर नजर आने लग गए। ठाकुर ने मेरे साथ पोजीशन लेनी चाहिए, मगर मैं उससे मुखातिब हुआ। चचा, तुम औरतों और बच्चों को ऊपर पहुंचा दो। हम दूसरी मंजिल से इनका मुकाबला करेंगे। यहाँ पर हम महफूज नहीं। उनकी तादाद ज्यादा है और वो चारों तरफ से हवेली के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। ठाकुर जी पुत्र कहते हुए अंदर की तरफ भागा।